नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्चरल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपनी कक्षा 8 का अध्याय 8 चल रहा है जिसका नाम है हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां एवं बचाव। इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें अपने रोग कारक कृमि और कुछ विशिष्ट रोग है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए दोस्तों, जो अपने कुछ रोग पड़े थे पिछले वीडियो में उनको एक साइड में लिखा हुआ भी है। जो जीवाणु जनित रोग है वो देखिए, टाइफाइड हो गया, गोनोरिया हो गया, निमोनिया हो गया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, खांसी जिसे जो काली खांसी होती है ना वो, और स्पिल्स, प्लेग या काली मौत जिसको बोलते हैं, डिप्थीरिया, हेजा, टिटनेस, ये सारे के सारे है ये जीवाणु जनित है। प्रोटोजोआ जनित है वो देखें तो प्रोटोजोआ में आ जाएगा मलेरिया, पायरिया, कालाजार, पेचिस, सोने की बीमारी यानी जो नींद की बीमारी है ना वो। कवक जनित दाद, खाज, खुजली, एथिट एथिलीट फूट, और अनुवांशिक में हो जाएगा हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये सारे है रोग है। इनकी ट्रिक भी है दोस्तों, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। अब देखिए कि बच्चों की सेहत पर कृमि के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले देखिए, कृमि रोग का जो संक्रमण क्षेत्र है वो दर्शाया हुआ है। इसमें क्या है, ये देखिए स्वस्थ व्यक्ति है, ये अस्वस्थ व्यक्ति है एक, ठीक है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। और ये अस्वस्थ व्यक्ति का क्या है, जो मल है ना यानी शौच है, उसमें क्या होते हैं, ये जो कृमि होते हैं इनके अंडे होते हैं। और जब दूषित भोजन या संक्रमित वस्तुएं होती है उनको क्या है स्वस्थ व्यक्ति यूज करता है तो क्या होता है, ये इसके शरीर में भी आ जाते हैं। इस तरीके से ये जीवन चक्र है ना इसका कृमि का चलता रहता है। देखिए, बच्चों की सेहत पर कृमि के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से वो देखिए। थकान और बेचैनी, भूख न लगना, पेट में दर्द, मितली, उल्टी और दस्त, मल में खून आना, खून की कमी, कुपोषण, पेट में सूजन, लगातार खांसी, वजन में कमी, ये सारे इसके लक्षण हैं, ठीक। और अगला है कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके में देखें तो खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। फलों और सब्जियों को खाने से पहले पानी से अच्छी तरह धोएं। साफ पानी या उबाल के पानी पिएं। जूते पहनें, नाखून साफ और छोटे रखें। खुली जगहों में शौच न करें, शौचालय का उपयोग करें और शौचालय के आसपास सफाई रखें। बच्चों को कृमि नियंत्रण के फायदे समझाएं। इसके साथ साथ इसके फायदे कौन से कृमि नियंत्रण के वो देखिए कि बच्चे आंगनवाड़ी या स्कूल रोजाना जा सकते हैं, वह चुस्त रहते हैं और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बच्चों का विकास सामान्य होता है। कुछ विशिष्ट रोग है, इसमें अपने सबसे पहले पढ़ते हैं नारूवाला। नारूवाला में आएगा दोस्तों कि यह रोग सफ़ेद धागे के समान गोल कृमि द्वारा होता है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और सूक्ष्म जीव है इसका, ये साइक्लोपस सूक्ष्म जीव है जिसका संचरण है ये जल के द्वारा होता है। रोग का कारण देखें तो अस्वच्छ एवं बिना छाने जल का सेवन करने से होता है। कुएं, तालाब अथवा बावड़ी का जो दूषित जल है उसे पीने से होता है। देखिए दोस्तों, अब तो इसका उन्मूलन हो चुका है इस रोग का, लेकिन मैंने जो घर में पुराने बुजुर्ग वगैरह हैं उनसे पूछा है, वो बताते हैं कि इस रोग में ऐसा होता था कि पतले धागे के समान है ना सफ़ेद एक शरीर में से कीड़ा निकलता था, जहाँ से क्या जो शरीर में फुंसियाँ होती थी पहले, उस फुंसी से निकलता था। और इसकी लंबाई है ना काफ़ी लंबी होती थी। अगर ये बीच में टूट जाता था तो क्या होता था, वहाँ पे गांठें वगैरह बन जाती थी, यानी दर्द होता था बहुत ज़्यादा। लक्षण है इसके हाथ या पैर की त्वचा पर फुंसी होना, मादा कृमि मांसपेशियों में विकसित करती है और फुंसी की जगह अत्यधिक दर्द होना, बुखार आना। अगर कृमि को समय पर नहीं निकाला जाए तो यह मरने पर विषैला पदार्थ छोड़ती है जिससे गांठें बन जाती है। बचाव इसके जल को छानकर पिएं, जल को उबाल कर पिएं। दूसरा है अपना कुष्ठ रोग, ये जीवाणु जनित है और जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। इसका कारण है दोस्तों रोगी यह रोग रोगी से निरंतर स्पर्श द्वारा फैलता है। त्वचा पर चकत्ते बनना,
ये चकत्ते सुन्न होते हैं, इन पर चोट, जलन के अधिक संक्रमण से संक्रमित अंग कार्य नहीं करते हैं और उंगलियां विकृत हो जाती है। ये दोस्तों इसके लक्षण हैं। बचाव है इसका, ऐसे रोगी को अलग से रखा जाए, इसकी उनके द्वारा काम में ली जाने वाली सामग्री अलग से रखें और उनके कपड़ों को डिटॉल आदि से धोएं। उपचार है इसका, शल्य चिकित्सा, टीकाकरण और पूरा अंग क्षतिग्रस्त होने पर कृत्रिम अंग का लगाना। तीसरा है अपना एड्स, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये एक लाइलाज प्राणघातक यौन संक्रमित रोग है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। यानी इससे प्रतिरक्षा तंत्र है ये नष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्य के रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। यानी एड्स रोग में क्या है, मनुष्य अन्य रोगों से इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। इसका जो वायरस है दोस्तों वो है, रोग होने के कारण में देखिए HIV वायरस है, और इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलता है। इसके साथ साथ रक्त लेते समय एवं इंजेक्शन लगवाते समय दूषित सुई से संक्रमित ब्लेड, उस्तरे तथा नाई द्वारा काम में लिए जाने वाले धारदार उपकरणों से होता है। संक्रमित माँ से गर्भ में पल रहे बच्चों को भी होता है। और ये जो वायरस है दोस्तों, ये HIV वायरस है, इसका चित्र दर्शाया हुआ है। इसमें अंदर देखिए, अंदर की संरचना में RNA दर्शा रखा है, प्रोटीन की क्रोड दर्शा रखी है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दर्शा रखा है, और बाहरी गोल पे देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण दर्शा रखा है। देखिए दोस्तों, ये एक RNA वायरस होता है, और जो अपने कोरोना वायरस है दोस्तों, वो भी क्या है, एक RNA वायरस है। RNA वायरस को शरीर जल्दी से पहचान नहीं पाता है, जिससे इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये प्रतिरक्षा तंत्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी में देखिए, ये चित्र आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे या कहीं पे देखा होगा। कोरोना वायरस का चित्र इस तरीके का ही है। इसमें ये वाला पार्ट है वो लाल दर्शाया हुआ होता है कोरोना वाले में, तो यही बात इसमें है। ये जो लाल भाग है ना, ये शरीर के अंदर इसमें प्रवेश करने में सहायता करता है, और जब ये अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसका नष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसको नष्ट कर देता है, फिर इसके बाद पूरा नष्ट हो जाता है। तो ये जो बाहरी घोल है ना, ये अंदर जाने के लिए काम में आता है, और जो ये अंदर वाला है ना, ये इसकी संख्या में वृद्धि करने के काम आता है। तो कोरोना वायरस है ना दोस्तों, वो जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इसी के माध्यम से प्रवेश करता है, जो उसके बाहर लाल लाल से चित्र सा दर्शाया होता है धब्बे से, वो प्रवेश करने में सहायता करता है। और जब संख्या इसकी बढ़ जाती है तो अपना प्रतिरक्षा तंत्र पहचान नहीं पाता, और 13 से 14 दिन बाद में क्या है, मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। अब देखिए लक्षण देखें इसके, तो लसिका ग्रंथि में सूजन, रक्त की ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने से ज्वर तथा रक्त स्राव, रात्रि के समय पसीना आना, शरीर के वजन में कमी, स्मृति कम, बोलने में कठिनाई, सोचने की क्षमता में कमी, प्रतिरोधी क्षमता कम होने के कारण अन्य रोगों के संक्रमण का खतरा रहता है। बचाव है इसके, दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई ब्लेड का उपयोग दाढ़ी बनाने आदि में नहीं करना चाहिए, और HIV संक्रमित रक्त नहीं चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़वाना चाहिए। और तीसरा है, सिरिंज और इंजेक्शन की सुई को उपयोग के बाद नष्ट कर देना चाहिए। चौथा है, संयमित नियमित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कुछ भ्रांतियाँ ये फैली है कि जैसे HIV किसी के हुआ है, यानी जो एड्स रोग हुआ है, तो उसके साथ खाना खाने से या उसके पास में रहने से भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये ब्लड के प्रवाह से होगा, यानी अगर आपके शरीर के अंदर उसका ब्लड प्रवेश कर जाएगा तभी होगा आपके, ठीक है। तो ये इसके कुछ बचाव है, ये भी आप ध्यान रखिए। उपचार है, एड्स से बचाव ही उपचार है, यानी अब तक इसका कोई इलाज ढूंढा नहीं गया है, नहीं इसका कोई इलाज है, तो इसका सबसे बड़ा उपचार है ये बचाव ही है, ठीक है। कैंसर यह एक घातक रोग है। इसका रोग का जो कारक है ये ओंकोवायरस है दोस्तों, वायरस जनित रोग है ये भी है। और रोग का कारण है कोशिका विभाजन नियंत्रित होता है, कोशिका विभाजन तीव्रता से होता है। लक्षण देखें तो शरीर के अनियमित कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र में अबूंद यानी गांठे का निर्माण हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में गांठों में दर्द नहीं होता है, लेकिन अग्रिम अवस्था में गांठों में असहनीय दर्द होता है। यह रोग जीभ, कंठ, अस्थि, रक्त, फेफड़ों, गर्भाशय आदि में हो सकता है, और पुरुषों में ये रोग फेफड़ों में ज़्यादा पाया जाता है और महिलाओं में ये
स्तन में पाया जाता है। बचाव है इसका, यदि प्रारंभिक अवस्था में इसका पता चल जाता है तो कीमियोथेरेपी व रेडियोथेरेपी से रोगी को बचाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कैंसर ग्रसित अंग को निकाल कर भी बचा सकते हैं। उपचार है इसका शल्य क्रिया, कोबाल्ट रेडियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी द्वारा। इसके अलावा 5वां है अपना हेपेटाइटिस ए रोग कारक इसका वायरस है दोस्तों। संचरण इसका जल के माध्यम से होता है। लक्षण है इसके लिवर का कमज़ोर होना, लिवर में पानी भरना, पाचन क्षमता का कम होना। बचाव है उबले हुए पेयजल का प्रयोग, टीकाकरण और उपचार है इसके प्रतिजैविक दवाइयाँ चिकित्सीय सलाह में लेना। और छठा है अपना हीमोफीलिया। यह एक अनुवांशिक रोग है जिसको अपने शाही रोग भी बोलते हैं दोस्तों। और ये जो है इसके जीन है जो पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर पाए जाते हैं, इसलिए ये पुरुषों में पाया जाता है। और ये जीन स्त्रियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में गमन करते हैं, तो इसलिए जो स्त्रियां हैं वो क्या है इसमें वाहक होती है। लक्षण है इस रोग में साधारण चोट लगने पर रुधिर का बहना बंद नहीं होता है, यानी रुधिर का थक्का नहीं बनता है, अत्यधिक रक्त स्राव से मृत्यु हो जाती है। उपचार है रोगी को समय पर उचित रक्त समूह का रक्त चढ़ाकर बचाया जा सकता है। 7वां है खाद्य विषाक्तन। विषाक्तन में देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा सदूषित भोजन से होता है। और लक्षण है इसके उल्टी होना, जी घबराना। कारण है सदूषित भोजन में सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है जो भोजन को जहरीला या विषाक्त बना देता है। बचाव है सदूषित भोजन खाने से बचें। उपचार है समय पर चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करें। 8वां है स्वाइन फ्लू। रोग फैलने के कारण देखें तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है और गंदे व संक्रमित हाथों से फैलता है। वायरस है इसका H1N1 वायरस है। और रोग के लक्षण है इसमें गले में तकलीफ, जुकाम, बुखार, ये सारे इसके लक्षण हैं। उपाय देखें तो अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। छींकते व खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। मास्क का प्रयोग करें। और उपचार है टेमीफ्लू। एनीमिया रोग देखिए दोस्तों, इस रोग का जो कारण है वो है शरीर में लौह तत्व की कमी, शरीर में खून की कमी, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। लक्षण है चेहरा सफ़ेद पड़ जाना, शरीर कमज़ोर हो जाना, जल्दी थक जाना, चक्कर आना, जीभ पर सफ़ेद छाले होना। बचाव है शारीरिक आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार लेना, अंकुरित दालें, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, चुकंदर, बैंगन, तिल आदि का सेवन करना। और उपचार है इसका आयरन की गोलियां। एक नोट दिया है दोस्तों, देखिए किशोरावस्था के विद्यार्थियों को एनीमिया से बचाव के लिए आयरन की गोलियां निःशुल्क वितरित की जाती है। इनका निर्देशानुसार सेवन करके हमें एनीमिया से बचाव करना चाहिए। जो आंगनवाड़ियों वगैरह में या फिर अपने जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ से जो आयरन की छोटी छोटी गोलियाँ आती हैं ना लाल लाल, वो उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है। 10 नंबर है डेंगू या डेंगी। ये चित्र में अच्छे से इसको समझाया हुआ है, इसके लक्षण, उपचार, बचाव दर्शाए हुए हैं। ये देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसको जरूर देखना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। यह एक वायरल बीमारी है जो डेंगू वायरस के 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार के डेंगू वायरस से होती है। प्रसार है इसका डेंगू रोग मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा होता है। कारण है इसके गंदे पानी में मच्छरों के पनपने के कारण, कीटों के पनपने के कारण, मच्छरों के काटने के कारण, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण और गड्ढों व कूलर में भरे पानी में मच्छरों के पनपने के कारण। लक्षण है संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 14 दिन बाद डेंगू रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि निम्नानुसार है। तेज ठंड लगकर बुखार आना, सिर दर्द होना, आँखों में दर्द, बदन व जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मचलाना, उल्टी आना, दस्त लगना, चमड़ी के नीचे लाल चक्के जम आना और गंभीर स्थिति में आँख व कान नाक से खून निकलना। इसके उपाय देखें तो घर के अंदर जैसे कूलर और आसपास के गड्ढों में पानी जमा नहीं होने दें। अगर किसी चीज़ में हमें सा पानी भरकर रखते हैं तो उसे पहले साबुन से अच्छी तरह से साफ भली प्रकार से धो लेना चाहिए, ताकि जो मच्छर है उसके अंडे है ना उसमें पनपे नहीं। घर में कीटनाशकों का छिड़काव करें। कूलर का उपयोग न होने पर उसमें जमा पानी को निकालकर सुखा दें। खिड़कियों और दरवाज़ों में जाली लगाकर रखें। शरीर को पूरा ढककर रखें। रात को सोते समय
मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छररोधी स्प्रे, क्रीम आदि का उपयोग करें, अपना परिवेश स्वच्छ रखें। अपने आसपास में अगर किसी डेंगू मरीज का पता चलता है तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम को दें, जिससे तुरंत मच्छरों की रोकथाम का प्रबंधन किया जा सके। उपचार है इसके दोस्तों, रोगी को तुरंत डॉक्टर की सलाह अनुसार आराम करना चाहिए और समय पर दवा लेनी चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में आहार और पानी लेना चाहिए। नियमित प्लेटलेट्स की जांच करनी चाहिए। पपीते के रस को पीना चाहिए क्योंकि इससे क्या है, प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। टीकाकरण दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा इसको, एक एक बात मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। आपके बचपन में आपको मरने के लिए आपकी माताजी ने समय समय पर नियमित रूप से टीकाकरण चार्ट के अनुसार टीके लगवाए होंगे। आपने टीवी पर अमिताभ बच्चन को प्लस पोलियो की दवा बच्चों को जरूर पिलाने का प्रचार करते देखा होगा। पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाने वाला एक टीका या वैक्सीन है जो बच्चों को पोलियो रोग से बचाता है। तो आप के याद नहीं है तो आप आपके अपने पड़ोस में जो बच्चे होते हैं छोटे, या फिर अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जब अपने आंगनवाड़ी वगैरह में टीके लगवा के लाते हैं तो उनमें क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, उसको आप इमेजिन करके भी इसको देख सकते हैं। देखिए, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तब हम रोगी हो जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र रोग कारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने में सफल नहीं होता है। आजकल अनेक रोग कारक सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधक हेतु प्रतिरक्षी टीकों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं तो हम रोगी नहीं होते हैं। हमारे शरीर को भी यह स्मरण रहता है कि किस रोग कारक या जीवाणु या विषाणु से किस प्रकार लड़ना है। टीका या वैक्सीन देखें तो देखिए दोस्तों, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वच्छ शरीर में प्रवेश करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी तब से हमारे शरीर में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाते हैं और रोग से हमारी रक्षा करते हैं। टीका या वैक्सीन ऐसे ही कार्य करता है। हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन या टीके के द्वारा रोका जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे अभी टीकाकरण वगैरह चल रहा है कोरोना का, टीकाकरण में दोस्तों क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, जो वायरस है उसके मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश करवाए जाते हैं। तो जैसे ये शरीर में जाता है तो शरीर को पता लग जाता है कि ये बाहरी विदेशी आक्रमण है, तो उससे क्या है, शरीर रहना प्रतिरक्षी बना लेता है और उससे लड़के उसको बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब उसको क्या है, उसको पहचान हो गई कि इस तरीके का वायरस है ना, ये शरीर के लिए काम का नहीं है और ये मर्द होता है तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है शरीर को, यानी है उसकी क्या एक प्रकार से फोटोकॉपी है। लेकिन जब ओरिजिनल वायरस आता है तो क्या है, अब शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को भनक लग जाती है कि ये ऐसा मैंने पहले देखा है, तो ये उसको भी मार के बाहर निकाल दे देता है। यही प्रक्रिया है ना, जैसे अपने आम जीवन में होती है। जैसे आपका कोई दुश्मन है, आप उसको अच्छी तरह जानते हो, तो जब भी वो आपके घर वगैरह में आता है तो आप उसके को लड़के निकाल सकते हो। लेकिन एक आस्तीन का सांप है जो आपके साथ भी रह रहा है लेकिन आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आपको पता भी नहीं है, तो उस दुश्मन से घातक ये आस्तीन का सांप है। इसी तरीके से ये कोरोना वायरस वाला जो वायरस है ये शरीर में प्रतिक्रिया कर रहा है। ये आरएनए वायरस होता है, इसको शरीर जल्दी से पहचान नहीं पाता है, लेकिन जब पहचानता है तब तक देर हो जाती है। अब भ्रांतियाँ फैली है कि टीके से मौत हो जाती है और ये हो जाती है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। टीके से मौत नहीं होती है, मौत वायरस से होती है, क्योंकि जब टीका लगाते हैं तो उतने देर हो जाती है। अभी अपने चैप्टर में पढ़ा है कि लगभग जितने भी वायरस है ये सारे 3 से लेकर 14 दिन के अंदर असर दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आज मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है और आज मेरे शरीर के अंदर वायरस आ गया है तो ये 10 से 15 दिनों में असर दिखाएगा, और बीच में अगर मैं मान लीजिए या फिर मेरे बुखार होने के बाद में इसकी वैक्सीनेशन लेता हूँ तो शरीर ने तो पहले नहीं पहचाना है इसको, और दोबारा अगर इसके मृत जीव डालेंगे तो क्या पहचानेगा। तो उस टाइम क्या है, मृत्यु होती है वायरस से, लेकिन अपनी अशिक्षा के कारण अपने झूठी भ्रांतियाँ फैला रखी है कि ये टीके से हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन भ्रांतियों से बचिए और टीकाकरण को ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए दोस्तों, क्योंकि अगर टीकाकरण होगा ना तो ही कोरोना वायरस रुकेगा, वरना आप देख सकते हैं कितना विकराल रूप ले लिया इसने। ये देखिए दोस्तों, 8वीं क्लास की किताब में साफ साफ समझाया हुआ है और अपने तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं फिर भी अपने को ये चीज़ पता नहीं है। कारण क्या है कि जिस टाइम अपने पढ़ा तब सही से नहीं पढ़ा।
अब देखिए, क्या आप जानते हैं एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। ये भी जानें दोस्तों कि रोगों के निवारण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सबसे पहले है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1953 में राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। इस कार्यक्रम में मच्छरों को मारने हेतु रासायनिक पदार्थों को छिड़कना, जैसे फॉगिंग वगैरह है, और रोगियों का पता लगाना, औषधियों का वितरण करना मुख्य है। दूसरा है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर क्षय रोग केंद्र, जिला केंद्र तथा प्रदर्शन केंद्र आदि स्थापित करना है। इन केंद्रों का कार्य स्वच्छ व्यक्ति में टीके लगवाना है और रोग का पता लगाने तथा रोगियों को उचित उपचार, परामर्श तथा चिकित्सा देना है। अगला है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोगियों में इस रोग की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाना तथा उनके उपचार का प्रबंध करना है। रोगियों के पुनरावास तथा उनकी जीविका का प्रबंधन करना। राष्ट्रीय प्लस पोलियो कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को पोलियो मुक्त करना है। इसके अंतर्गत बच्चों को नियमित प्लस पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये अपने देश की विदुषी है एक, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, यानी श्रीमती सावित्रीबाई फुले। इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, श्रीमती सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र प्रांत के सतारा जिले के नई गांव में हुआ। उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। उस समय समाज में छुआछूत का बहुत बोलबाला था, लेकिन फिर भी सावित्रीबाई ने अपने कुएं पर सभी के पानी भरने की व्यवस्था करवाई। उन्होंने छुआछूत, जाति प्रथा आदि का डटकर विरोध भी किया। प्लेग की महामारी के समय भी सावित्रीबाई फुले लोगों की मदद के लिए आगे आई एवं गरीबों की मदद के लिए चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था करवाई। वे आधुनिक भारत की अग्रणी महिला नेत्रियों में से एक थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। तो दोस्तों, ये अपने देश की महान एक विदुषी है, इनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये पाठ का सार है। इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिएगा। अब इसके अभ्यास कार्य में कुछ क्वेश्चन देखें अपने। तो पहला है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो कुष्ठ रोग दोस्तों जीवाणु से होता है, आपने पढ़ा है। संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो संक्रामक रोग का उदाहरण दोस्तों हैजा है। कौन सा वायरस था? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और छोटी माता या चिकन पॉक्स का संचरण करने वाला वायरस है तो वेरिसेला जोस्टर है दोस्तों। एनीमिया में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसके अलावा देखिए, पोलियो रोग का संचरण खालिस्तान और खालिस्तान के द्वारा होता है, तो वायु और जल के द्वारा होता है। दस्त एवं पेचिश में खालिस्तान घोल का उपयोग किया जाता है, तो ORS का किया जाता है दोस्तों। और सर्दी जुकाम खालिस्तान द्वारा होता है, तो राइनो वायरस से होता है। खालिस्तान की गोली कर्मी से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। तो दोस्तों, एल्बेंडाजोल गोली है, ये कर्मी से मुक्ति दिलवाने में मदद करती है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से इसके क्वेश्चन भी होते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आपको कितने आते थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और एक पॉजिटिव कमेंट भी दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।